ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है ना, इन्हें देखकर लगता है कि पता नहीं क्या क्या याद करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, आज हम इस पूरी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और इन रिएक्शंस को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल, एकदम क्लियर मेंटल मॉडल तैयार करेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए एक मजेदार कहानी सुनते हैं। इसको हम कहते हैं कैट्स एंड द कम्फी चेयर एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही आरामदायक कुर्सी है। ये कुर्सी है हमारा कार्बन एटम। अब इस कुर्सी पर बैठने के लिए दो बिल्लियां हैं। एक है पेशेंट कैट, वो आराम से इंतजार करती है कि कुर्सी कब खाली होगी। ये है हमारा SN1 रिएक्शन। और दूसरी वो है अग्रेसिव कैट। वो इंतजार नहीं करती, वो सीधा जाती है, पहले से बैठी बिल्ली को धक्का मारती है और खुद बैठ जाती है। ये है हमारी SN2। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अपनी इस अग्रेसिव कैट से, यानी कि SN2 रिएक्शन से। इसका फंडा एकदम सिंपल है, एक ही झटके में काम खत्म। देखिए, SN2 ना एक सिंगल स्टेप डांस मूव की तरह है। सब कुछ एक ही टाइम पर होता है। एक तरफ से हमारी नई बिल्ली यानी न्यूक्लियोफाइल कार्बन चेयर पर अटैक करती है और ठीक उसी मोमेंट पे पुरानी बिल्ली यानी लीविंग ग्रुप दूसरी तरफ से निकल जाती है। इसीलिए इसका नाम SN2 है, बायमॉलिक्यूलर, क्योंकि इस सबसे जरूरी स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स एक साथ इन्वॉल्व हैं। अब जरा इस मोमेंट को देखिए, ये बहुत ही खास है। इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये वो पल है जब रिएक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आप इमेजिन कीजिए कि बेचारे कार्बन एटम को एक ही टाइम पर दो अलग अलग डायरेक्शंस में खींचा जा रहा है। बस एक छोटे से पल के लिए इसके पास 5 बॉन्ड्स होते हैं। सोचा आपने, 5? तो उस बैक साइड अटैक का रिजल्ट क्या होता है? नतीजा यह है कि मॉलिक्यूल का जो शेप है वो पूरी तरह से कंप्लीटली पलट जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज हवा चलती है ना और छाता अंदर की तरफ फ्लिप हो जाता है। केमिस्ट्री की दुनिया में इस अमेजिंग प्रोसेस को हम वर्ल्डन इन्वर्जन कहते हैं। चलिए, अब वक्त है हमारी पेशेंट कैट से मिलने का, यानी SN1 रिएक्शन। जैसा कि हमने कहा, ये इंतजार करना पसंद करती है और इसकी पूरी कहानी का हीरो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द कार्बोकैटायन। देखिए, SN2 से बिल्कुल अलग ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, जिसमें पुरानी बिल्ली लीविंग ग्रुप कुर्सी छोड़कर जाती है, वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। इट्स वेरी स्लो। और इस स्टेप में बनता है हमारा हीरो, द कार्बोकैटायन। एक बार वो बन गया तो सेकंड स्टेप तो बहुत ही फास्ट होता है, जिसमें नई बिल्ली न्यूक्लियोफाइल आकर आराम से बैठ जाती है। तो आखिर ये कार्बोकैटायन है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये एक ऐसा कार्बन एटम है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं। इस वजह से उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमारी एनालॉजी में ये अब वो खाली अवेलेबल कुर्सी है। इसका शेप फ्लैट होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए एकदम बेताब रहता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, सारे कार्बोकैटायंस बराबर नहीं होते। रूल ये है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे जितने ज्यादा कार्बन ग्रुप्स जुड़े होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए जैसा आप देख सकते हैं, टर्शियरी यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है और इसीलिए SN1 रिएक्शंस सबसे ज्यादा टर्शियरी सबस्ट्रेट्स पर होना पसंद करती है। अब क्योंकि कार्बोकैटायन फ्लैट है, एक प्लेट की तरह, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी। दोनों तरफ से रास्ता खुला है। अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, अगर बैक साइड अटैक हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है। तो इसका नतीजा क्या निकला? हमें दोनों तरह के प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर मिलता है, जिसे हम कहते हैं अ रेसिमिक मिक्सचर। तो अब हमारे पास दो अलग अलग रिएक्शन पाथवेज हैं, पेशेंट SN1 और अग्रेसिव SN2। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, रिएक्शन कौन सा रास्ता लेगा? इसका फैसला 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स करते हैं। ये टेबल इस पूरे गेम का रूल बुक है। इसको समझ लिया तो सब क्लियर हो जाएगा। पहला फैक्टर है सबस्ट्रेट, यानी हमारा बैटलफील्ड। SN1 को स्टेबल, थोड़ा क्राउडेड मैदान पसंद है, जैसे 3 डिग्री, जबकि SN2 को एकदम खुला मैदान चाहिए, जैसे मिथाइल या 1 डिग्री, ताकि वो आसानी से अटैक कर सके। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, यानी हमारा हथियार। SN2 को एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हथियार चाहिए, जबकि SN1 वीक न्यूट्रल प्लेयर से भी काम चला लेता है। और तीसरा है सॉल्वेंट, यानी रिएक्शन का माहौल कैसा है। इन तीनों चीजों को मिलाकर ही हम आखिर में आने वाले रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबस्ट्रेट के रोल को समझने के लिए इसे ऐसे सोचिए, अगर कार्बन एटम के चारों तरफ बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं तो बेचारे न्यूक्लियोफाइल के लिए पीछे से अटैक करने का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। केमिस्ट्री में इस भीड़भाड़ को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, और इस हिंड्रेंस की वजह से हमारे एग्रेसिव SN2 कैट का अटैक लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ठीक जब हमें लगता है कि हाँ, अब सब समझ आ गया, तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। कभी कभी मॉलिक्यूल्स ना तो SN1 करते हैं ना SN2,
वो एक तीसरा ही रास्ता चुनते हैं, एलिमिनेशन। इन रिएक्शंस को कहते हैं E1 और E2। आप इन्हें SN1 और SN2 के कज़न्स समझ सकते हैं। ये भी उन्हीं कंडीशंस में उनसे compete करते हैं, लेकिन इनका मकसद, इनका गोल बिल्कुल अलग है। ये सब्स्टिट्यूशन करके नया ग्रुप नहीं जोड़ते, बल्कि एक डबल बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड बना देते हैं। तो ऐसा क्या करें कि रिएक्शन एलिमिनेशन के रास्ते पर चला जाए? एक तरीका है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर बहुत ही बल्की बेस इस्तेमाल करें। ये इतना बड़ा होता है कि अटैक नहीं कर पाता, तो ये सिर्फ एक प्रोटॉन निकालता है और डबल बॉन्ड बनवा देता है। और दूसरा सबसे आसान तरीका, बस रिएक्शन को थोड़ा गर्म कर दो। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा एलिमिनेशन को बढ़ावा मिलता है। ओके, तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उस सबको एक साथ लाते हैं, एक आखिरी सुपर पावरफुल टूल बनाते हैं जो आपको इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये रहा आपका फाइनल डिसीजन मैट्रिक्स। इसे यूज करना बहुत आसान है। स्टेप 1, अपने सबस्ट्रेट को पहचानिए। मान लीजिए आपके पास एक सेकेंडरी यानी 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब स्टेप 2, अपने रिएजेंट को देखिए। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो टेबल साफ साफ बता रहा है कि E2 रिएक्शन होगा। अगर वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 जीतेगा। और अगर आपके पास एक वीक न्यूट्रल रिएजेंट है तो SN1 और E1 compete करेंगे और गर्मी बढ़ाने पर E1 आगे निकल जाएगा। इस चार्ट को फॉलो करके आप हर बार मेजर प्रोडक्ट आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यही आपका सर्वाइवल गाइड है। तो सबसे हमने क्या सीखा? हमने देखा कि इन फैक्टर्स को समझकर केमिस्ट्स सिर्फ रूल्स नहीं रटते, वो इन रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिससे उन्हें वही मॉलिक्यूल मिले जो वो बनाना चाहते हैं। तो आखिर में ये साइंस सिर्फ रूल्स का खेल नहीं, बल्कि कंट्रोल का एक आर्ट है, एक कला है।